हेलो, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट चैनल। मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस पॉडकास्ट में, इस स्पेशल पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट आते हैं, लेकिन आज की जो शख्सियत है जो मैं प्रदर्शित करना चाहूँगी आप सभी के सामने, वो अपने शब्दों से ऐसे ऐसे वर्ड्स को, ऐसे ऐसे चीज़ों को उन्होंने अपनी कलम से पिरोया कि उन्हें सम्मानित किया गया बेस्ट ऑथर अवार्ड के जरिए। उन्होंने अपनी जर्नी को नहीं, बाकी काफ़ी सारी चीज़ों को इस तरीके से बताया, चीज़ों को समझाया कि वो एक एजुकेटर के रूप में, एक स्पिरिचुअलिटी के रूप में इस तरीके से खरे उतरे कि उन्हें सम्मानित किया गया। चलिए, हेलो पंकज सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार सर। तो मैंने जैसे कि जर्नी के बारे में डिस्कस किया, आपकी लोगों से मैंने बताया। तो हम जिस तरीके से चलते हैं, हम जिस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, तो उसको स्टार्ट करने का हमारा एक सारांश शुरू होता है कि हमने कहाँ से अपने आप को स्टार्टिंग किया, कहाँ से हमने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जीवन की यात्रा जो है वो किस प्रकार शुरू हुई सर? मेरी जीवन की यात्रा बचपन में एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर से शुरू हुई, ओके। क्योंकि मेरे घर पर बहुत सारे साधुओं का आवागमन होता था और हमारे रिश्तेदारी में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो संन्यास ले चुके थे। और मेरी नानी के एक ब्रदर थे जो एक देहरादून के मठ के मठाधीश थे, स्वामी हरिओम आश्रम उसका नाम है आश्रम का, और उनका नाम स्वामी हरिओम है। तो वो मेरे नानी के कज़न ब्रदर थे। तो इस तरह के बचपन के जो इन्फ्लुएंसेस थे मेरे दिमाग पर, इन्होंने काफ़ी असर डाला और मुझे एक भगवा कलर से थोड़ा अट्रैक्शन हो गया कि ये बहुत अच्छा कलर है, फेवरेट कलर है। लेकिन फिर जब हम बड़े होते हैं तो दुनिया की और चीज़ों में, स्कूली जीवन में बिजी हो जाते हैं, तो रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है और हम थोड़ा, चूंकि साइंस पढ़ते हैं तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल नॉलेज वाले हो जाते हैं। फिर हम ऐसे ही नहीं मान लेते किसी बात को। तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से, ऐसे देखा जाए तो थोड़ा हट गया। मैं देखा जाए इसलिए बोल रहा हूँ कि हम कभी हटते नहीं हैं, वो एक पॉज बीच में आता है जी। एक रुकावट थोड़ी सी आती है कि वो हम ना रिकूप कर रहे होते हैं, रिकैप्चर कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी इकट्ठी कर रहे होते हैं। जैसे शेर छलांग मारने से पहले पीछे जाता है, बिल्कुल। तो ऐसे हमें कई बार लगता है कि हमारी ना जिंदगी का ये हिस्सा बिना स्पिरिचुअलिटी के था। ऐसा नहीं है। तब हम लॉजिकल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, और स्पिरिचुअलिटी के लिए लॉजिकल थिंकिंग भी चाहिए। अगर हमारे मन में अंधविश्वास है तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, या हमने ऐसे ही मान्यताएं स्थापित कर ली हैं अपने दिमाग में, उन्हें हम सिर्फ तर्क द्वारा ही दूर कर सकते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग इज नीडेड टू एग्जिस्ट एंड सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। लेकिन आगे चलते हैं तो दुनिया में सर्वाइव करना ही सब कुछ नहीं है। जब हम लोगों को लगता है कि बेसिक नीड्स पूरी हो गई हैं, तो माइंड का एक कोना ऐसा होता है जो सेटिस्फाई कभी नहीं होता है। तो लार्जली हम सेटिस्फाई हो जाते हैं बेसिक नीड से, लेकिन जो वो एक बचा हुआ कोना है वो अंदर से हमें उत्साहित करता है, प्रोवोक करता है, मूव मूव, कुछ वाइडर सर्कल की ओर जाना है। और ये चीज जब ईगो कैप्चर कर लेती है तो ये हो जाती है ग्रहण करने की पावर, यानी पोजेशन की पावर। यानी हम 10 रुपए से 20, 20 से हजार, हजार से लाख ऐसे बढ़ाना चाहते हैं। एक मकान है, फिर 2 मकान, फिर 3 मकान लेना चाहते हैं। प्रसिद्धि है थोड़ी, फिर ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं मोर कॉन्शियसनेस, यानी MORE, मोर। हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम संसार में भी तरक्की नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको इसका एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ये मोर जो प्रवृत्ति है हमारी आई कहाँ से। क्योंकि जो मन का एक कोना है, जैसे मान लीजिए एक समुद्र था, वो अब तालाब हो गया, तो उसके अंदर इच्छा कि मैं फिर से समुद्र हो जाऊं, क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती तालाब बना दिया इस यूनिवर्स में जन्म लेके, जो कि आप अनंत ऊर्जा थी। तो वो अब वापस उस स्टेज को पाना चाहता है। तो वो एक रीजन है कि संसार का हर व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करता ही रहेगा। चाहे ऊपर से वो बोले मैं नास्तिक हूँ, उसके अंदर एक दबी हुई एक आवाज जरूर होगी कि यस देयर इज समथिंग, पर वो अपनी तर्क शक्ति से उसको दबा देता है। तो मैं जब 19 साल के करीब हुआ तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि अब एक बार फिर से मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि जो बचपन के प्रभाव थे वो बीज थे जो अब पौधे बन के प्रस्फुटित हो रहे थे। तो मुझे लगा कि अब मुझे खोज करनी चाहिए।
अब खोज कैसे की जाएगी? घर में भी लोग कहते हैं कर सकते हैं आप खोज। बहुत सारे साधु कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कमरे में भी खोज कर सकते हैं। अच्छा। आपका कमरा भी गुफा है, वहीं साधना कीजिए, परिवार से कट के साधना कीजिए। अच्छा। लेकिन मेरे मन में था कि अगर जब तक मैं कहीं एकांत में नहीं जाऊंगा, जो इस परिवेश से भी दूर होगा, बेशक मेरा कमरा शांत होगा, लेकिन आउटसाइड मुझे मालूम है कि मेरे ही घर के लोग हैं, थोड़ी देर बाद मुझे संसार में कुछ काम करने हैं, ईगो बेस्ड काम करने हैं। जो भी हम निर्णय लेते हैं सारे ईगो बेस्ड होते हैं। बिल्कुल। कि ये कर लूं, वो कर लूं, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कंपैरिजन, लॉजिक। लेकिन अगर हम एकांत में दूर कहीं चले जाएंगे तो वहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम ईगो को परे रख दें। और एक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, पहले भी मैं कह चुका हूं, कि हम ऐसी नाव बन जाएं जिसके चप्पू हम समुद्र में फेंक दें और हवा जिधर हमें ले जाना चाहे ले जाओ। यानी हमने ईश्वर पर अपने को छोड़ दिया, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ये आप घर पे नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने वो यात्रा, हिमालयन यात्रा शुरू की, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लूंगा, और जो भी व्यक्ति आकर किसी भी शहर का नाम मुझे बताएगा मैं उधर चला जाऊंगा। अच्छा। मैंने अपने लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, कोई गर्म कपड़े और पैसे नहीं रखे। ये मेरा एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। कैन आई सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट मनी इफ आई मर्ज माई सेल्फ विद द सुपर कॉन्शियसनेस? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। Exactly, sir. लेकिन साधु लोग सर्वाइव करते हैं क्योंकि वो अपने को उस विशाल से जोड़ लेते हैं। जैसे अगर तालाब समुद्र में है तो उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर अगर वो तालाब समुद्र को जानता ही नहीं है और मानता भी नहीं है तो फिर वो तालाब ही रहेगा। बिल्कुल। तो वहां जाकर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि जब आप किसी से महीनों बात ही नहीं करो और आपको कुछ खाने पीने का कोई ठिकाना ना हो, कोई सिक्योरिटी ना हो आपके पास, तो यू लिव एज ए फ्री बर्ड। ओके, ग्रेट। क्योंकि आपको कोई रेस्टिंग प्लेस नहीं है, आप किसी ब्रांच के ऊपर अपने पंजों से सहारा लेके आराम नहीं कर सकते हो। यू हैव टू मूव कॉन्स्टेंटली। आपको कोई ठिकाना नहीं है, आपका कोई फिक्स प्लान नहीं है। बिल्कुल। तो उस वक्त आप ईश्वर पर छोड़ देते हो कि ईश्वर, हम तो राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। बिल्कुल सर। यहाँ तो यूं भी वाह है, वो भी वाह है। जैसे बाइबल में भी लिखा है, ओ लॉर्ड दाई विल बी डन, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस बात का मतलब ये है कि जैसी स्थिति आएगी वी विल वेलकम। ये नॉर्मल लाइफ में आप नहीं करते। हमारे घर में अगर कोई खराब स्थिति आती है तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई हमसे बिछुड़ जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जो चाहते हैं प्राप्त करना वो ना प्राप्त हो तो भी दुखी हो जाते हैं। यानी हमने हर हालत में दुखी ही होना है, क्योंकि दुख का मतलब है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। जो आपके सामने है उसको मैं व्हाट इज बोल रहा हूँ, जो आपके सामने है। प्रॉब्लम आती है जब हम कहते हैं व्हाट शुड बी। शुड बी और व्हाट इज का डिफरेंस ही सॉर्व है, दुख है। ये मैंने रिसर्च की वहां पर, तो मैंने ये देखा कि अगर मैं व्हाट इज यानी जो है उसमें रहूं तो मैं एक तरह से बुद्ध की स्टेज में जा सकता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोलते हैं तथागत। बिल्कुल। तथागत का मतलब होता है जैसा है उसके अनुसार। तथागत, गत मैंने जाना। तो मेरे दिमाग में एक इंट्यूशन हुई कि आई शुड बी लाइक ए मिरर। आज भी मैं जो मेडिटेशन क्लास पीछे मैं 20 साल से ले रहा था और अभी भी जो मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक होता है मिरर, जो मैंने उस यात्रा में अचीव किया था, मतलब उसको मुझे अनुभूति हुई थी। अब मुझे समझाना पड़ेगा मिरर का मतलब क्या है। ये कोई फिजिकल मिरर नहीं है कि जिसमें इंसिडेंट रे और बाहर जाने वाली रे बराबर होती है। ठीक है। अगर इंसिडेंट रे शार्प है, हार्श है, तो बाहर जाने वाली भी वैसी ही होगी। दैट इज फिजिकल मिरर। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल मिरर का मतलब है इंसिडेंट रे कितनी भी कड़वी हो, बाहर जाने वाली वैसी नहीं होनी चाहिए। वो ट्रांसफॉर्म होकर मीठी होनी चाहिए, शहद हो जानी चाहिए। तो इसको मैं मिरर बोलता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिरर का वैसे काम भी है जो फिजिकल मिरर में, चूंकि प्राण नहीं होते, जान नहीं होती, वो कर नहीं सकता। पर हम तो चेतन प्राणी हैं, हम कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप किसी चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते। मिरर जो होता है, जो सामने आएगा उसकी शक्ल दिखाएगा। मान लीजिए मैं मिरर हूं, आप मेरे सामने हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, या मैं दिखाऊंगा ही हर समय क्योंकि पसंद है। यानी लाइक एंड डिसलाइक दोनों को हम त्याग कर दें तो मिरर बन जाएंगे। बिल्कुल। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं बुक लिख रहा हूं, मैं राइटर हूं, बुक लिख रहा हूं, और मैंने एक डॉग पाला हुआ है, और डॉग आके मेरे आसपास आवाज कुछ कर रहा है और मुझे बता रहा है कि मुझे बाहर जाना है,
आप मुझे घुमा के लाइए। मेरे सामने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक, क्योंकि अगर मैंने वो आइडिया भुला दिया वो दोबारा पता नहीं कब आएगा, क्योंकि वो इंट्यूशन है। बिल्कुल। नाउ द डायलामा इज, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्यूशन है, लेकिन डॉग की फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि उसे बाहर जाना ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉग के साथ जाऊंगा। दैट इज बीइंग ए मिरर, क्योंकि इसमें हमेशा खुद को पीछे रखा जाता है। बिल्कुल। जो आपके सामने ऑब्जेक्ट है दैट इज लाइक गॉड, इसीलिए इसको ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं। तो ये अचीवमेंट उस यात्रा में मुझे हुआ। मुझे ये एक आइडिया, ऐसा ये किसी से मैंने सीखा नहीं था, ना मैंने किसी बुक में पढ़ा था। ये बस उस यात्रा में मुझे ऐसे अनुभव हो गया कि मुझे ऐसा बनना है। फिर मुझे क्लेरोवाइंस यानी दूर की चीज का देखना, टेलीपैथी, ये सब अनुभूतियां होनी शुरू हुई, जो मैंने अपनी बुक में भी वर्णित की है, जिसका नाम है डीप माइंड एंड विस्पर्स ऑफ एटर्निटी। और मुझे दूर बैठे लोगों के कपड़े, उनके प्रिंट्स, क्या उन्होंने पहना होगा, क्या ये सब दिखना शुरू हो गया। और कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट है तो उससे बचने की भी प्रेरणा मिलने लग गई। जैसे कि मैंने बुक में लिखा है कि उत्तरकाशी जाना था मुझको श्रीनगर से। मेरे मन में इंट्यूशन हो गया कि मुझे बस से उतरना है। मुझे लगा मेरा हार्ट कुछ भारी हो रहा है। रीजन समझ में नहीं आ रहा था कि भारी क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई दुख था ही नहीं। मन में आया कि मुझे उतर जाना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली आया। तो चूंकि मैं उस यात्रा में ईश्वरीय सिग्नल्स को ही बस प्रेफरेंस दे रहा था, अपने मन की इच्छा को नहीं, तो मैं उतर गया। मैंने उसको तरजीह दी, इंपॉर्टेंस दी। जैसे ही मैं उतरा और एक गुरुद्वारे में जाके रात को रुका, नेक्स्ट मॉर्निंग मालूम चला वो बस खाई में 3-4 किलोमीटर बाद ही गिर गई। एंड ऑल पीपल डाइड एक्सेप्ट ड्राइवर। और मुझे पता कैसे चला, वो न्यूज़पेपर में आ गया नेक्स्ट डे के एडिशन में। और उसमें मैंने गाड़ी का नंबर देखा, वो मुझे याद हो गया था बाई चांस कि इट वाज द सेम नंबर। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, तो खैर इसे क्या कहेंगे, एक माइंड की स्पेशल पावर से आपकी जान बच गई। लेकिन ये चूंकि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आने वाला एक छोटा सा पथ है, तो लोग इसे स्पिरिचुअलिटी का पार्ट मान लेते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट इज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप मुझसे ये पूछें इन यात्राओं से मुझे क्या फायदा हुआ, तो ये सब मुझे इसके फायदे हुए। आगे की यात्रा जो मेरी स्पिरिचुअल होने वाली थी, उसके स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता चल गए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आपने तो खुद ही कर लिया, और दुनिया में इतने सारे गुरु हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या हम बिना उनके मार्गदर्शन के कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि आपको कोई एक सीमा तक ही ले जा सकता है। जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जर्नी है, आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्विमिंग पूल में जाके आपको डाइव लगानी है सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक, तो जो कोच होगा, स्विमिंग का कोच, वो आपको ऊपर तक जाने का रास्ता बताएगा। बिल्कुल, कि ये सीढ़ियां ऐसे चढ़ के आपको ऐसे ऐसे करना है, नॉट फार देन दैट। डाइव खुद लगानी है आप। बिल्कुल, ये सब चीजें और भी चीजें जो हम सीखते हैं उन पर लागू होती हैं। यानी एनीबॉडी कैन हेल्प अप टू एन एक्सटेंट। बिल्कुल सर। तो मेरे मन में चूंकि थोड़ी सी भावना ये थी कि अगर कोई मुझे अपने तरीके से बताएगा, दैट विल बी हिज पॉइंट ऑफ व्यू, दो इट विल बी ट्रूथफुल बट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे अंदर ये एक फियर्स इंटेंशन थी कि आई विल फाइंड इट माई सेल्फ। क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी कि अगर प्राचीन काल में विश्वामित्र को या वशिष्ठ को या किसी भी साधु को ईश्वर के दर्शन हुए, तो वो आज क्यों नहीं हो सकते? उन लोगों ने अगर सूरज देखा था, तो आज हमारी आंखें इतनी खराब कैसे हो गई कि हमें सूरज नहीं दिख रहा? हमें भी दिख रहा है, पर हमें विश्वास नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है कि हम भी देख सकते हैं। आई हैड दैट बिलीफ। इसका प्रमाण ये है कि मैं 18 साल की उम्र में पहाड़ों पर चला गया, विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी प्लान। तो यानी मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि इफ दे कैन डू, आई कैन ऑल्सो डू। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये भी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। डिपेंडेंट आदमी स्पिरिचुअल तो छोड़िए, संसार में भी सरवाइव नहीं कर सकता। और ये तो है ही आत्म अध्ययन, जिसको कहते हैं ना स्वाध्याय, अपना अध्ययन है। हम अपना अध्ययन डिपेंड होके कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। इफ आई एम सीइंग माई सेल्फ थ्रू यूर आईज, हाउ कैन आई सी माई सेल्फ? देखना सिर्फ अपनी आंखों से ही हो सकता है, दूसरा खाली गाइड कर सकता है। चूंकि लोग बहुत ही कमजोर दिल वाले हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें सहारा चाहिए, जैसे उंगली पकड़ के बच्चे चलते हैं, वो उसी तरह से चलना चाहते हैं। दैट्स वाई संसार में ये धारणाएं हैं कि हम लोगों को जितनी हेल्प हो
लेने में बुराई क्या है। बिल्कुल। मैं भी नहीं कहता कि वो बुराई है, बट अल्टीमेटली द जर्नी, फाइनल जर्नी हैज टू बी ट्रेवल्ड बाय योरसेल्फ। बिल्कुल सर, ठीक है। तो सर हम जैसे कि आपकी किताबों के ऊपर आते हैं, तो आपकी जो पुस्तक है डीप माइंड, जो कि काफ़ी फेमस है, तो उसकी प्रेरणा क्या रही सर डीप माइंड बुक की? देखिए, आध्यात्मिकता में बिना डीप हुए आप स्पिरिचुअलिटी यानी इस चीज में आगे नहीं जा सकते। ठीक है। समुद्र की जो लहरें होती है ना, वो शोर वाली होती हैं, लेकिन जो समुद्र का जो बेस होता है, जो डेप्थ है, उसके अंदर खजाने भी हो सकते हैं। कोई जहाज डूबा होगा तो वो सारे वहीं मिलेंगे, उनके अशरफियां, सिक्के या जो भी है। लहरों पर कभी कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एंजॉयमेंट के, क्योंकि लहरों पे आप सर्फिंग कर सकते हैं, मोटर बोट चला सकते हैं, तैर सकते हैं और वेव्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसमें कोई इस मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं है। डेप्थ में मनोरंजन बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप नई नई चीजें देख लें, उसके अलावा कुछ नहीं है। वहां असल में सुकून है, शांति है, क्योंकि वहां मूवमेंट नहीं है, वहां खजाने हैं। तो खजाने वहां मिलते हैं जहां शांति होती है और वो गहराई में होती है। इसीलिए मैंने बुक का नाम रखा डीप माइंड। और जब आप डीप माइंड में चले जाते हो तो आपको इंट्यूशन मिलनी शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा विस्पर्स ऑफ एटर्निटी। और सर आपकी एक बुक है स्पिरिचुअलिटी, तो वो स्पिरिचुअलिटी क्या है, मतलब वो किस चीज को प्रकाशित करती है? आपने स्पिरिचुअलिटी बोला तो शायद लोग सोचेंगे वो TY है, ये TEA है। ओके। स्पिरिचुअल टी यानी चाय। ये थोड़ा मैंने फनी स्टाइल में इसका नाम रखा, क्योंकि जो मेरी दूसरी बुक है वो काफी सीरियस किस्म की है। ये एक मनोरंजक, विनोदपूर्ण, मतलब हास्य वाली भी कह सकते हैं बुक है। इसके सारे पात्र जो हैं वो एनिमल्स हैं। ओके। और ये जो चित्र है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं तभी समझ में आएगा। वैसे ये बुक उसको समझ में आएगी जो पहले इसको पढ़ चुका होगा, और अगर नहीं पढ़ चुका है तो थोड़ा सा ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगी। ये जो डंकी है, ये रिप्रेजेंट करता है एक ओवरली लॉजिकल माइंड को। लॉजिकल माइंड तो मैंने कहा होना चाहिए, ये टू मच है उसके अंदर, मतलब इसकी पूरी लाइफ सिर्फ लॉजिक है, लॉजिक के बियॉन्ड ये देखना भी नहीं चाहता है। तो ये कहता है मैं 10 to 5 जॉब करता हूँ, मैं इतना बिजी हूँ, मेरा परिवार है, मेरा यहाँ पर डंकी है, पर मैं एक इंसान के बारे में कह रहा हूँ। तो मेरे पास स्पिरिचुअलिटी का टाइम नहीं है, आई डोंट हैव मच टाइम फॉर साधना। अच्छा। उन लोगों के लिए ये बुक है। अब इसमें बहुत फनी तरीके से मैंने एक टी कप दिखाया है, जो स्पिरिचुअलिटी का हेड डेस्टिनेशन है, यानी ट्रुथ। ये ट्रुथ इसे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग के अंदर नहीं आ पा रहा, क्योंकि अंदर आने के लिए साधना करनी पड़ती है। बिल्कुल। वो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड जोन है। अंदर वही लोग होंगे जो साधना करेंगे। ये खिड़की के बाहर से उसको ललचाई नजर से देख रहा है कि यहां से ही मुझे कोई खिड़की खोल दे तो मैं इसे ले लूं। बिल्कुल। तो इसके लिए ये बुक है, मैंने ये खिड़की बनाई है। इससे जो टू मच लॉजिकल पर्संस हैं, जो माइंड को एक सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते, अपनी एनालिसिस को छोड़ना नहीं चाहते, और वो कहते हैं कि व्हाट वी विल सी वी विल बिलीव। और स्पिरिचुअल लोग कहते हैं बिलीव एंड देन यू विल सी। तो मैं इन दोनों से ही परे की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमने एक ऐसी चीज बनाई है, ये इग्निशन इंस्ट्रूमेंट है। इग्निशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि कई बार कोई आदमी आपसे कोई ऐसी बात कहता है, वो विचार ट्रिगर कर देता है नए विचारों को, और आपको एकदम से कुछ रियलाइज हो जाता है या समझ में आ जाती है बात। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में किसी टीचर ने कोई पाठ समझाया, समझ में नहीं आया, फिर किसी दूसरे टीचर ने अगले दिन आके उसी को पढ़ाया, तो वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आया। तो उसने कोई ऐसा वाक्य जरूर बोला होगा दैट ट्रिगर्ड द पाथवेज, जो रास्ते नए बन गए आपके दिमाग में, नए चैनल बन गए। उसके लिए ये बुक है। मैं एक इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। इसकी जो फर्स्ट स्टोरी है उसका नाम है क्रॉस रोड्स। तो सारे ना पैराबल्स हैं, मतलब डायरेक्ट बात कुछ नहीं की गई है, सारी गोलमाल बात की गई है। क्योंकि जब गोलमाल बात होती है तो अचानक झटका लगता है। जैसे कि मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, जोक के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। जोक क्या होता है? जोक में कोई सीधी बात नहीं होती है, फनी बात ना हो तो जोक होता ही नहीं है। बिल्कुल। और जोक में क्या होता है, इसके 2 एलिमेंट होते हैं, एक सडननेस और दूसरा होता है कि मतलब कहना चाहिए डेविएशन। ओके। तो आप एक
खास रास्ते पर चलते जा रहे हो सोचते हुए, जो सुनाने वाला है जोक वो आपको एक खास रास्ते पर चलाता है, थॉट के रास्ते पर, और अचानक एक ट्विस्ट देता है, दैट इज सडननेस, और वो उस जो आप सोच रहे थे वो कोई और ही निकला, दैट इज जोक। तो जोक की दो बातें होनी चाहिए। ये सेम चीज इस बुक के अंदर है। आप कुछ चीज सोचते हुए पढ़ते हुए आगे चलते जाएंगे, अचानक सडनली वहां पर दी एंड हो जाएगा, यू विल बी नो वेयर नाउ, कोई रास्ता नहीं है, तो तब आपकी इंट्यूशन के चैनल खुल जाएंगे। बिल्कुल। मैं वो एग्जांपल देने जा रहा था। फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्रॉस रोड्स। एक इंसान एक साधु के पास आता है, खैर बाकी जगह एनिमल्स हैं, इसमें तो मैंने इंसान को ही लिया क्योंकि फर्स्ट स्टोरी है। वो साधु से कहता है कि मेरे ना सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो जैसे हमारी लाइफ में भी होता है, हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नहीं मिलती जॉब, फिर इंटरव्यू तक चले जाते हैं, वहां भी फेल होके आ जाते हैं, फिर हम जॉब चेंज करके कोई दूसरी में ट्राई करते हैं, वहां भी नहीं होता, तो हम कहते हैं यार हमारे तो सारे रास्ते बंद हो गए। तो ऐसी कंडीशन में ये साधु से कहता है कि अब मैं क्या करूं। तो साधु कहता है इसका जवाब मैं आपको रास्ते में दूंगा चलते हुए, लेट अस गो फॉर ए इवनिंग वॉक। ओके। जो इस बुक की स्टाइल है कि सीधा जवाब नहीं देना है। तो ये लोग चलकर एक जगह पे जाते हैं जहां चौराहा आता है, जिसको क्रॉस रोड कहते हैं। तो जिस रास्ते से ही जाते हैं वो रास्ता वहां पर खत्म हो जाता है, चौराहे पे जाकर तो खत्म होता ही है। साधु कहता है देखो ये रास्ता यहाँ खत्म हो गया, बट सी देयर आर 3 ब्रांड न्यू पाथ्स ऑलरेडी देयर। यानी कभी भी कोई चीज खत्म नहीं होती है, हर जगह 3 रास्ते तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो जब ये वाली लाइन आप पढ़ेंगे, ये ट्रिगर है, तो आपको एकदम से अपनी जिंदगी की कहानी याद आ जाएगी, अरे मैंने इतनी असफलताएं ली और हम निराश हो गए बेमतलब, ये अब हमें रास्ता दिखा रही है। ऐसी इसमें कई बहुत सारी कहानियां हैं। बिल्कुल सर। तो दैट इज अबाउट माय दिस बुक स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। और सर आपकी एक बुक और है, एक झोंका ताजी हवा का। जी। तो वो क्या, किस तरीके का झोंका है, वो किस तरीके की ताजी हवा है जो लोगों को प्रभावित करती है, या फिर उससे क्या नए चेंजेस आते हैं? जी देखिए, ये एक्चुअली सारी स्पिरिचुअल पोएम्स हैं इसके अंदर। ठीक है। और इसमें मुझे अमेरिका से एमिली डिकिंसन अवार्ड भी मिला है इसके ऊपर। तो ये सारी पोएम्स मैंने 21 साल की उम्र में लिख दी थी। ठीक है। उस एज में तो लोग ज्यादातर कैरियर या और दूसरी बातों में लगे रहते हैं। सर। पर मैं उस वक्त, चूंकि मैं हिमालयन जर्नी करके आया था, तो मेरा माइंड उसी डेप्थ में था। तो मैं रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं दुनिया से सबसे बात करता हूँ, बी लाइक ए मिरर, लेट अस मेक माई सेल्फ ए मिरर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैंने उनकी बुक सामने रखी, उनकी पोएम्स पढ़ी और उनको रख दिया। फिर मैं मेडिटेशन वाली स्टेज में गया और मैंने कहा नाउ व्हाट एवर विल कम आई विल राइट। उससे ये सारी बुक बनी है। ग्रेट सर। तो इसमें क्या है, इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया कि जैसे अभी हम इस कमरे में बैठे हैं, सब खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, यहाँ कोई ताजी हवा नहीं है, और इसीलिए झोंका भी नहीं आ सकता है। झोंका का मतलब है इंट्यूशन। वो इंट्यूशन तभी आएगा जब कोई खिड़की खुलेगी। और चूंकि मैंने इसमें सारे इंट्यूशन वाली ही पोएम्स रखी हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा है एक झोंका ताजी हवा। जी। ओके। तो सर इसके अलावा एक बुक थी आपकी जीरो। जी। तो वो किस प्रकार से जीरो, मतलब एक जीरो किस इंट्यूशन में थी वो? क्या वो किसी पर्सनालिटी को जीरो कह के आगे से स्टार्टिंग करवाती है, क्या है वो? जीरो जो है, आपको पता है भारत ने खोजा है। बिल्कुल। दुनिया में भारत की बहुत बड़ी देन है जीरो। और मैं यंग एज में बहुत सोचता था कि जीरो से नंबर सिस्टम नहीं स्टार्ट होता, 1 से होता है। जीरो नंबर सिस्टम में कहीं नहीं है। होल नंबर बनाने के लिए जीरो लगा, यानी जीरो से ही पूर्णता मिलती है। बिल्कुल। उन्हीं दिनों मैंने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा, क्योंकि मैं उपनिषद भी पढ़ रहा था। अच्छा। उसका पहला ही श्लोक ये था कि सब कुछ पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण पैदा होता है, पूर्ण में से पूर्ण माइनस करो तो भी पूर्ण बचता है। तो मैंने कहा दैट इज जीरो, क्योंकि जीरो के क्वालिटीज भी यही हैं। तो मैं सोच में और डीप थिंकिंग में डूब गया कि क्या मैथमेटिक्स में जो जीरो है, स्पिरिचुअलिटी में वही परम शून्य है, जो कहते हैं सब लोग, ज्ञानी लोग कि एक सब लॉजिकल थिंकिंग से परे एक परम शून्य है जो सब कुछ पैदा करता है। उसी इंट्यूशन में मुझे एक चित्र दिखाई दिया अपने दिमाग में, ग्राफ, जो हमने बचपन में पढ़ा था, देखा था, यूज भी किया था। उसमें बीच में जीरो होता है, एक साइड में प्लस, एक साइड में माइनस होता है, और दोनों को वो बैलेंस करता है जीरो। जैसे +7 है और -7 है, बराबर डिस्टेंस में होगा वो।
जीरो इज बैलेंसिंग दैट। तो मैंने सोचा अब मुझे इस पर बुक लिखनी चाहिए, क्योंकि मुझे इतना सारा नॉलेज मिल रहा है अंदर से, अब कई सारी स्फूर्तियां आ रही हैं अंदर से, तो वाई शुड आई लेट देम वेस्ट। मैं उसको एक बुक के रूप में लिखूंगा। पर मैं तब 21 साल का था और कोई भी पब्लिशर मेरी बुक छापने वाला नहीं था। अच्छा। और ये मार्केट में कोई बिकने वाली भी नहीं थी। तो मैंने एक डिसीजन लिया, आई बिकेम पब्लिशर ऑफ द बुक। और मैंने एक प्रिंटर से बात करके वो बुक अपनी ही ऑथरशिप में पब्लिशर भी खुद बनकर थोड़ी सी मात्रा में पब्लिश की, और ये देखने के लिए कि जो मेरे थॉट्स हैं बुक के रूप में कैसे हैं। लेकिन उसमें मैंने ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई ये नहीं लिखी हैं, ये तो बेस था उसका, फंडामेंटल्स थे इसके। यहाँ से जो विचार आए वो सारे मैंने उस बुक के अंदर लिखे। ओके। तो जीरो मेरे लिए है एक संतुलन। ग्रेट। तो सर जो आपकी सारी किताबें हैं जो आपने लिखी हैं, तो वो सारी मतलब आपने फर्स्ट जो आपकी बुक थी वो 21 की एज से स्टार्ट की जी। तो आपने एक जगह मेंशन किया कि आपने कोविड के टाइम पे भी काफी बुकें लिखी हैं, तो वो क्या रहा सर? उन बुक्स का क्या आपका वो रहता है? कोविड के टाइम तो मैंने ज्यादातर ब्लॉग्स लिखे हैं। ओके। बुक लिखना तो मैंने 2024 में ही शुरू किया। ठीक है। और एक साल में 4 बुक्स हो गई हैं मेरी। 3 तो मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, एक मेरी 10-12 दिन में हो जाएगी। तो ये मेरा क्रिएटिव पीरियड था। तो सारी बुक्स एक तरह से आप कह सकते हैं 2025 में ही पब्लिश हुई। ओके। इससे पहले ना इनका बैकग्राउंड बन रहा था, क्योंकि जो मैंने अभी बुक्स लिखी हैं इनके सारे मटेरियल मेरे ब्लॉग्स में थे, तो वो जन्म ले रहे थे, वो अंदर एक्शन रिएक्शन कर रहे थे, वो बुक के रूप में आने के लिए बेताब थे, आप ऐसा कह सकते हो। तो बुक तो खैर कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि इस दिन शुरू हुई इस दिन खत्म हुई, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस बहुत पहले से होते हैं। कोविड के टाइम मैंने ज्यादातर ब्लॉग्स लिखे थे। ठीक जी। अच्छा, तो सर जैसे कि आपने मुझे सारी किताबों के बारे में अपना बताया, डीप माइंड के बारे में बताया, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपने बताया, और एक ताज़ी हवा की झोंका के बारे में बताया, और जीरो का तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल आपने मुझे देके चीज़ों के बारे में बताया। तो ये जो सारी पुस्तकों का संदर्भ है, तो ये समाज में किस तरीके से मतलब हम कहना चाहेंगे कि ये क्या है? क्या ये शांति का प्रतीक है? क्या ये जागरूकता के लिए है? या फिर ये जनता से एक सवाल है, हमारे व्यूअर्स से भी ये जानना चाहते हैं कि ये एक सवाल है, तो ये आप किस तरीके से इसको बताना मैं चाहेंगे? इसको रिवर्स तरीके से लेता हूँ, पहले सवाल वाला पॉइंट लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि आप देखिए दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो पानी में बहे हुए चीजों की तरफ बहते ही रहते हैं। जैसे पानी में कोई पेड़ टूट कर गिर गया, वो बहेगा। बिल्कुल। लेकिन मछली ऐसा नहीं करती। मछली अपनी इच्छा से विपरीत दिशा में भी जा सकती है, किनारे पर भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने ये बोला है कि पानी के साथ तो मुर्दा मछली ही बहती है। तो मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, उनकी सोच एक बहुत लिमिटेड दायरे में होती है। मनी, नेम, फेम, सिक्योरिटी ऑफ फैमिली, दैट्स ऑल। जीवन कैसे अच्छी तरह गुजरे बस। लेकिन अच्छी तरह का एक और पार्ट भी होता है, वो नजरअंदाज कर देते हैं। उनके लिए अच्छी तरह का मतलब सिर्फ कंफर्ट है, कंफर्ट जोन, मूवमेंट है, इजीली मूवमेंट हो हमारी लाइफ। लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा होने का एक दूसरा पार्ट है क्वालिटेटिव। अभी तो क्वांटिटेटिव हो रहा है, ज्यादा पैसे, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, मोर जो मैंने बोला था। exactly. जो क्वालिटेटिव पार्ट है वो वर्टिकल होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जो लहरें होती हैं वो हमेशा ऐसे जाती हैं जैसे पहले बताया, और समुद्र में गहराई ऐसे है। जब आप गप्पे लगाओगे, बातें करोगे, टाइम पास करोगे, मनोरंजन करोगे, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। जब आप अवेयर होगे तो वो ऊपर जाना पड़ेगा आपको। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अभी हम 4थे फ्लोर पर यहाँ बैठे हैं। अगर हम यहाँ से बाहर देखें तो पार्क दिखाई देगा, पार्क में दूर बच्चे खेलते हुए दिखाई देंगे, दूर कारें, सड़कें सब दिखाई देंगी। बिल्कुल। जब हम नीचे उतर जाएंगे इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जो सामने होगा बस वो दिखेगा। नीचे हम सड़क पे कहीं भी जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, लेकिन उसमें वो वाइड रेंज नहीं आएगी। स्कोप जो विजन का हमें आया वो ऊपर जाके आया, 4th फ्लोर पे आया। दैट इज ऑल्सो अच्छा जीवन। लेकिन लोग इसे अच्छा जीवन नहीं, वो उसको अच्छा जीवन मानते हैं जिससे मोर 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 है। बिल्कुल। तो पहली बात का जवाब थोड़ा लंबा हो गया कि अगर हमारी जिंदगी में प्रश्न ही नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी भी जीने लायक नहीं है। वो एक सीमित दायरे के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीने लायक नहीं है तो मर ही जाओ।
हमें जीना है, लेकिन वो एक बहुत सीमित दायरे में, वो पर्पस नहीं है लाइफ का, हमारी मीनिंग नहीं है कुछ। तो अगर प्रश्न आएंगे तो जिज्ञासुपन भी आएगा। जब आप जिज्ञासु बनोगे तो अवेयरनेस भी आएगी। तो जो आपने 3 बातें बोली सारी आपस में जुड़ी है। मेरा मैसेज भी यही है कि लेट अस स्टैंड आउट ऑफ दिस रूटीन एंड देन वी विल बी आउटस्टैंडिंग। दोनों वर्ड को आप देखिए, स्टैंड आउट देन यू विल बी आउटस्टैंडिंग। हम लोग पहले ही आउटस्टैंडिंग बनने की कोशिश करते हैं, नहीं बन सकते। आप कैसे बनेंगे आउटस्टैंडिंग? आप नेम फेम लेके बन सकते हैं, लेकिन वो रियल आउटस्टैंडिंग होना नहीं है। आपको इन सब से स्टैंड आउट होना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। एक इंग्लिश का वर्ड है एक्सटेसी। एक्सटेसी का लिटरल अगर एपिस्टेमोलॉजी से आप ब्रेक करेंगे तो एक प्लस स्टेसी, यानी एक मैंने एक्स यानी आउटसाइड, स्टेसी मतलब स्टैंड यानी खड़े होना। यानी जब आप रूटीन से बाहर खड़े होंगे, जब आप छोटी सोच से बाहर खड़े होंगे, तभी तो एक्सटेसी आएगी। हम अपने विचारों में खोए रहते हैं और विचारों से प्लेजर लेते हैं। प्लेजर इज डिफरेंट एंड जॉय इज डिफरेंट। दोनों को आप मिक्स हम करते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। प्लेजर हमेशा थॉट से पैदा होता है, वो एक लिमिटेड फील्ड है। हम इससे जब बाहर जाएंगे, प्लेजर और पेन से बाहर जाएंगे, आनंद में जाएंगे, तो वो एक्सटेसी होगी। तो ये तभी होगा जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अगर हमें इन चीजों का पता ही नहीं है और हम जानना भी नहीं चाहते, तो हम तो वैसे ही जीते रहेंगे। जैसे जो अपनी भावनाओं के, आवेगों के, आवेश के पाश में बंधा हुआ है, उसे हम पशु कहते हैं। पशु वो नहीं होते जो गाय बैल है। संस्कृत ग्रंथों में पशु उसे कहा गया है जिसका कोई पाश है। पाश मीन्स बंधन। और आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ मोक्ष की बड़ी प्रधानता है। और आजकल की जनरेशन सोचती है मोक्ष क्या चीज है? कुछ भी नहीं। लेट अस एंजॉय, हैव फन, दिस दैट। मोक्ष क्या होता है? वो सोचते हैं मोक्ष का मतलब है किसी चीज से छुटकारा। ये गलत डेफिनेशन है। मोक्ष का मतलब है आपकी जो इंटरनल मशीनरी है, जो आपको कंपेल कर रही है, जो आपकी बाह मरोड़ के आपसे काम करवा रही है, उससे छुटकारा। यानी ऑटोनोमस होना। हम कहते हैं आजादी चाहिए, देश की आजादी, समाज की आजादी, बॉयज और गर्ल्स की आजादी। हम कभी ये क्यों नहीं कहते कि मन की भावनाओं से भी आजादी, जो हमें कंपेल करती हैं टू बी एंग्री, टू बी सेल्फिश, टू बी सेल्फ एनक्लोज्ड। तो आपके तीनों प्रश्नों का आंसर ये है कि हमें पहले प्रश्न पूछने चाहिए कि मैं कौन हूं। यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। बिल्कुल। और क्या मेरी लाइफ वर्थ लिविंग है? झगड़ा करना, बहस करना, दुखी रहना, तनाव में रहना, ओवर थिंकिंग करना, इज इट लाइफ? क्या हम इसे लाइफ कह भी सकते हैं? नहीं कह सकते। अगर कह सकते हैं देन वी आर हैप्पी, देन वो ऐसी ही चलेगी। बहुत अच्छा। तो इसमें सुधार सिर्फ प्रश्न से आएगा। बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, हमारे ग्रंथों, उपनिषदों में एक उपनिषद है, उसका नाम है प्रश्न उपनिषद। वो पूरा उपनिषद उसके ऊपर है कि क्वेश्चन पूछिए, प्रश्न पूछिए। फिर अवेयरनेस आएगी, और अवेयरनेस आएगी तो शांति आएगी, क्योंकि अवेयरनेस में ही शांति। जब मेरे विचार ही नहीं होंगे, आई एम ऑब्जर्विंग, तो शांति है। आप पहाड़ों पर जब जाते हैं, वहां अपनी गाड़ी कहीं रोक लेते हैं अचानक, तो जो सवार और बैठे होते हैं हमारे परिवार के, वो बोलते हैं क्यों रोक दी गाड़ी? तो आप बोलते रुको रुको, क्या जबरदस्त सीनरी है, आपको रुकना पड़ेगा। और आप उस सीनरी के प्रति अवेयर है, तो उसके अंदर शांति भी है और ब्यूटी भी है। ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। हमारी जिंदगी से ब्यूटी इसलिए चली गई है क्योंकि हम लोगों में घबराहट है, अशांति है, चंचलता है, परेशानी है। तो ये तीनों प्रश्न आपके बहुत बढ़िया हैं। पहले प्रश्न, फिर अवेयरनेस, फिर शांति। जी। ओके, तो सर हम आते हैं शिक्षा और चेतन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं जी। तो एज अ शिक्षक के रूप में आप शिक्षा और चेतन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं सर? कि इनका संबंध आप किस तरीके से रखते हैं? दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। शिक्षा अगर हमारी ऐसी है जो चेतना को बढ़ाए, तो वो सही शिक्षा है। और अगर शिक्षा सिर्फ शाब्दिक और एक बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए है, तो वो ज्यादा फायदे की नहीं है। जैसे टेक्निकल एजुकेशन है, इसमें कोई चेतना की बात नहीं है। उसमें तो आपको वो काम उस दायरे में रह के ही करना है। बल्कि इनोवेशन किया तो वो मशीन खराब हो जाएगी। बिल्कुल। उस पैरामीटर से आप नहीं हट सकते। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा गया, वो ऋषियों ने बहुत रिसर्च कर ये खोजा। उन्होंने एक बात बोली, या विद्या सा विमुक्तये, यानी वही विद्या है, वही शिक्षा है जो चेतना बढ़ाए, जो हमें मुक्त कर दे। मुक्त होंगे, चेतना बढ़ेगी तभी तो मुक्त होंगे। यानी इनका आपस में बहुत गहरा रिलेशन है।
मैं इसका थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं इसको। जैसे आप एक गली में जा रहे हैं तो आप सीमित दायरे में जा रहे हैं, आप गली के इस दीवार और उस दीवार के पार नहीं देख सकते, आपको उसके अंदर ही चलना है। अगर आप वहां से किसी बड़े फील्ड में आ गए तो आप चारों तरफ 360 डिग्री देख सकते हैं। जो छोटे लक्ष्य लेकर चलने वाली जो शिक्षाएं होती हैं, खासतौर से टेक्निकल, उनमें ये बड़ा फील्ड का स्कोप नहीं होता है। बड़े फील्ड का स्कोप तब होता है जब आप उसको किसी चीज में बांधो मत। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट है कि रेडिकलाइजेशन के ऊपर भी मैं लेता हूँ। आजकल जैसे कुछ विशेष धर्म हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत रेडिकलाइज्ड है। हम रेडिकलाइज पता कब होते हैं? जब हमारे अंदर चेतना नहीं होती। हमारे अंदर शिक्षा तो होती है पर वो शिक्षा उच्च शिक्षा नहीं होती, वो एक खास विचारधारा को बार बार रिपीट करने और उसको अंदर ही सीमित रहने की शिक्षा होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो रेडिकल बन जाते हैं। रेडिकल शब्द अगर आप केमिस्ट्री में देखो तो वहां भी रेडिकल का मतलब है जो किसी सॉल्यूशन में जो उसका बच जाए, नीचे बच जाए, उसका मूल तत्व वही होता है। उसको हम सेपरेट भी करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, कि रेडिकल सेपरेट करने हैं। तो रेडिकलाइजेशन तब होता है जब हमारी चेतना से ओत प्रोत शिक्षा नहीं मिलती, जो बहुत ही लिमिटेड दायरे में मिलती है। आज की जरूरत क्या है? हमें उदार, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल, बी ग्लोबल। हम तो इस तरीके की बात सोचते हैं कि हम लोग हमारी कोई सीमा ही ना रहे, हम असीम हो जाए, जैसे हम कहते हैं अखंड भारत। तो ऐसे हम सोचते हैं कि भारत ही क्यों, हम तो ग्लोबल हैं। और एक्चुअली प्राचीन काल में हम अपने को वसुधैव कुटुंबकम का ही एक व्यक्ति, एक सदस्य मानते हैं। जी। तो शिक्षा होती है जो हमें मुक्त करे, जो हमारी विजन को बढ़ाए, जो हमारे सोचने के तरीके को बेहतर करे। जब हम सोचने का तरीका बेहतर करते हैं तो हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हम रेडिकल नहीं रह सकते। आप देख लो, जिन लोगों ने भी, चाहे वो रेडिकल एरिया से भी आते हैं, अगर उच्च शिक्षा ले ली, डिफरेंट तरीके की शिक्षा ले ली, तो वो विनम्र हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन, आपके प्रश्न का ये उत्तर है कि पहले, सबसे पहले शिक्षा, जो कि पहले जमाने में तो बुक्स होती नहीं थी, तो सुनते थे, उसको बोलते थे श्रवण। आजकल के हिसाब से हम कह सकते हैं आप बुक्स पढ़िए, जैसे जो मैंने बुक्स लिखी हैं आप इन्हें पढ़ेंगे। फिर मनन, खाली पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, उस पर मनन करना पड़ेगा। मनन का मतलब है कंटेम्पलेशन। लेकिन मनन करने से भी नहीं होगा जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसको बोलते हैं निधिध्यासन। कोरी थ्योरी किसी काम की नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और प्रैक्टिकल बिना थ्योरी के तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि प्रैक्टिकल किस चीज का कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि पहले शिक्षा वो हमारी चेतना को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। जो मैंने बुक्स लिखी हैं इसमें मैंने आपको जैसे बताया, ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो हमारी चेतना को बढ़ा देते हैं, एकदम से अंतर्दृष्टि पैदा कर देंगे। मैंने जो डीप माइंड वाली, जो ये वाली बुक लिखी है, इस बुक के अंदर मैंने अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। देखने में तो ये लगता है कि मेरी अपनी कहानी है, पर अगर आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो इसमें जगह जगह इंट्यूटिव पॉइंट्स भी हैं। कहानी के साथ साथ मैंने उनको पिरोया हुआ है, जैसे माला में मोती पिरोते हैं। तो वो आपको, जब आप उसको कहानी को पढ़ते पढ़ते अचानक वो वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो एक ट्रिगर होगा, आपको कुछ इंट्यूशन मिलेगा, आपको नई सोच मिलेगी। यही तो चेतना का विस्तार है, और वो शिक्षा से हो रहा है, यानी बुक्स पढ़ के हो रहा है। चाहे आप अपनी एकेडमिक बुक्स पढ़ेंगे, चाहे कोई सी बुक्स पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसकी परिणति सिर्फ चेतना के विस्तार में है। अगर नहीं है तो फिर वो शिक्षा कहलाने के लायक नहीं। तो सर, आपने काफ़ी ध्यानपूर्वक चीज़ें बताई, आपकी सारी पुस्तकों के बारे में। आपने बहुत अच्छा चेतना से संबंधित आपने जो बताया, जो शिक्षा और चेतना का संबंध है उसके बारे में, आपकी जीवन के बारे में, आपकी जीवन शैली के बारे में, और आपकी हिमालयन जर्नी जो थी उसके बारे में जैसे आपने बताया, और आध्यात्मिकता के जो क्षेत्र में आपने चीज़ें बताई वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें रही। तो मैं जानना चाहूँगी सर, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो श्रोताएं हैं, उनके लिए आपकी मतलब जो अगली पुस्तक रहेगी वो क्या रहेगी सर? मेरी अगली पुस्तक बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली है, और वो पहली बार मैंने एक उपन्यास लिखा है। अभी तक सारी दार्शनिक कविताएं या बुक्स थी, ये उपन्यास है, लेकिन उपन्यास होते हुए भी ये सारी दार्शनिकता से भरी हुई बुक है। इसका नाम है सनातन शंखनाद, और ये आज से 25,000 साल पहले के टाइम पीरियड से स्टार्ट होती है। अच्छा। उसमें मैं थोड़ी सी ऐसे कथानक बता देता हूँ, क्योंकि बुक का नाम बताने से थोड़ा मिसलीडिंग हो जाएगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि किसी विशेष विचारधारा के अंदर ही है। ऐसा नहीं है। ये उस वक्त की इसकी पृष्ठभूमि है जब
दुनिया की आबादी बहुत कम थी, 25,000 साल पहले तो बहुत कम थी। और दूसरे लोगों से कुछ चेतनाएं, कुछ ऊर्जाएं यहाँ पर आकर धरती को फिर से पुनर्स्थापन कर रही थी। जो विनाश हो गया था या अभी कुछ चीज़ें निर्माण करनी थी वो कर रही थी, यानी नई जीवन को उत्पत्ति कर रही थी। और वो इस चिंता में थी कि कैसे नए डीएनए या नए जीन्स डाले जाए मनुष्यों के अंदर। तो वहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। तो उसमें क्योंकि हम जानते हैं कि जो पूर्ण सत्ता है हमारी, मौन जो महाशून्य है, उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। पर वो ब्रह्म अपने आप काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो शांत है। तो वो काम करवाता है। वो काम किससे कराएगा? वो प्रजापति से काम कराता है। 21 प्रजापति है, 21। और ये भी खुद काम नहीं करते, इन्होंने अपने नीचे सबऑर्डिनेट और रखे हुए हैं। तो वो दुनिया में अलग अलग तरीके से संचालन करते हैं व्यवस्था का। कैसे? हम देखो यहाँ पर सब लोग, सबके कोई ना कोई शरीर है, हम लोग शरीरी प्राणी हैं। कुछ ऐसी चेतनाएं होती हैं जिनका शरीर नहीं होता, उनको हम लाइट पॉइंट्स कहते हैं, यानी प्रकाश बिंदु। जो लोग ध्यान में बैठते हैं उन्हें वो दिखते भी हैं। और या बहुत गहरी चेतना में जब जाते हैं तो वो उनसे टेलीपैथी भी कर सकते हैं, वो हमें कुछ गाइडेंस भी देते हैं। तो उस रूप में भी जीवन रहता है। तो उनकी हेल्प से धरती पर पुनर्संयोजन का काम चल रहा था। तो उसमें मेरे उपन्यास का नायक है प्रशांत, उसका नाम है। और उसका नाम प्रशांत भी इसलिए रखा गया है कि शांत का तो मतलब होता है जहाँ कोई शोर ना हो। लेकिन शांत व्यक्ति अध्यात्म का अधिकारी नहीं होता, प्रशांत होता है। अब प्रशांत और शांत में फर्क क्या है? मान लीजिए मैं यहाँ पर बिना हिले डुले, बिना बोले बैठ जाऊं तो मैं शांत हूँ, लेकिन मैं प्रशांत नहीं हूँ। प्रशांत मैं तब हूँ जब मैं प्रतिक्रिया भी ना करूँ, मैं किसी चीज़ से परेशान भी ना हूँ। मैं छोटे गोले की जगह बड़े गोले में आ जाऊँ, यानी बुलबुले की जगह समुद्र बन जाऊँ, तो मैं प्रशांत हूँ, तो मैं अध्यात्म का अधिकारी हूँ। तो ये इस पात्र का नाम मैंने यही सोच के प्रशांत रखा है। उसको ऑर्डर मिलता है कि दुनिया में इस वक्त सनातन का पुनरुत्थान का टाइम आ चुका है। क्योंकि 2000 साल हम लोग गुलाम रहे और केवल सनातन ही ऐसा है जिसके अंदर बाकी धर्म भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, छोटा गोला सुरक्षित नहीं रहेगा, बड़ा गोले के अंदर अगर छोटा गोला आ जाएगा तो सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हम सनातन के अंदर ये बात पाते हैं कि हम लोग कहते हैं कि सब को एग्जिस्ट करें, एक को मार के दूसरे को नहीं लाना, जैसे कि और धर्म सोचते हैं। सनातन में होता है कि ऑल कैन को एग्जिस्ट, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन लोग अलग अलग तरीके से उसको उपासना कर सकते हैं, यानी वी आर सो लिबरल। तो इसका उत्थान होना है और आप देख भी रहे हो इस वक्त दुनिया में हो रहा है। तो इस बुक में मैंने ये बताया कि वो उसके पीछे कई शक्तियाँ लगी हुई हैं, दिव्य शक्तियाँ। कुछ शरीर वाले भी हैं प्राणी जो इस काम में लगे हुए हैं और उनको भी ईश्वरीय वरदान है। तो उसमें तेजी लाने के लिए प्रशांत 25,000 साल से ट्रैवल करके, टाइम ट्रैवल करके इस युग में आता है 2025 में। अब तो 2025 खत्म हो गया। वो एक बहुत जबरदस्त आयोजन के अंदर सनातन की सारी इंपॉर्टेंट बातों को बताता है और वो ये समझाता है, पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं उसको सुनने के लिए। तो वो उन्हें बताएगा कि क्या करने से हम लोग एक बहुत अच्छी सिविलाइजेशन बन सकते हैं, सारा संसार के लोग। ग्रेट। इससे सनातन की इम्पोर्टेंस का लोगों को पता लगता है, इसलिए इसका नाम रखा गया सनातन शंखनाद। ओके, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच आपका इतना समय देने के लिए हमें। तो थैंक यू सो मच। ठीक, नमस्कार।